friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 38। इसके पहले की 37 वीडियोज़ हैं जिसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ऊपर आई बटन पर भी दिया है। तो ये प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंटल टास्क इन विच डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम हेड टू टो। वो कौन सा डेवलपमेंटल टास्क है जिसमें डेवलपमेंट जो है हेड से स्टार्ट होते हैं होके टो पे ख़त्म होता है, मीन्स सर से स्टार्ट होता है, पैर के जो अंगूठा है अंगूठे तक जाके ख़त्म होता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंटल टास्क है? तो ऐसा डेवलपमेंटल टास्क जो हेड से स्टार्ट होके टो पे ख़त्म होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल डेवलपमेंटल लॉ। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सेंटर से स्टार्ट होके पेरिफेरी मीन्स जो हाथ वगैरह, जो हाथ में जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स पहले मोटर एक्टिविटीज़, देन उससे फाइन, फिर फाइन। तो ये जो हाथ वाला डेवलपमेंट होता है सेंटर से लेके पेरिफेरी तक उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जो हेड से टो तक होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल लॉ। तो हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल डेवलपमेंट। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय टच, जो थ्रू टच जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया, इट्स वेरी बैड। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बाय टच उसको हम बोलते हैं हैप्टिक कम्युनिकेशन, मीन्स हाथ से हम टच कर रहे हैं ना, हैंड से, तो वो हो गया हैप्टिक। और ये जो कम्युनिकेशन, जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की जो वीडियो थी उसमें हमने सारा कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर कम्युनिकेशन, जितने भी कम टाइप के अदर कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किए थे वो सब भी क्वेश्चन 1 या 2 बार एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। मीन्स आप लोगों ने वीडियो शायद अच्छे से नहीं देखा या आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसी वीडियो का ये क्वेश्चन था कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बाई हैंड उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हैप्टिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो ICDS वाला है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये ICDS जो स्टार्ट हुई थी 1975 में। इसमें जो 4 to 6 ईयर के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन सब के इन लोगों का ध्यान रखा जाता है। इनके लिए सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोग्राम चलते हैं और अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस यूजिनॉल इज द एक्टिव कंपाउंड। यूजिनॉल ये एक एक्टिव कंपाउंड है, तो ये कौन से स्पाइस में, जो नीचे ये स्पाइसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन से स्पाइस में जो एक्टिव कंपाउंड होता है यूजिनॉल? तो क्लोव में जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो यूजिनॉल होता है। पेपर में, जो ये पेपर है, पेपर में पेपरीन होता है। मस्टर्ड में एलिल आइसोथियोसाइनेट होता है। एंड आपको बताना है कि टर्मरिक में जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो क्या होता है। ठीक है, यूजिनॉल क्लोव में होता है, ब्लैक पेपर में पेपरीन होता है, मस्टर्ड में एलिल आइसोथियोसाइनेट होता है। टर्मरिक का आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि टर्मरिक में जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो क्या कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्विंग मशीन विच आइटम हेल्प्स टू मूव द फैब्रिक अहेड। जो ये सिलाई वाली मशीन होती है, जो उसमें सिलाई करते हैं, तो कपड़े जब सिलाई करते हैं ना, कपड़ा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो मशीन में एक इक्विपमेंट लगा होता है, एक आइटम लगा होता है जो कपड़े को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो वो जो आइटम होता है उसको बोलते हैं फीड डॉग। देखो नीचे ऐसे ही टीथ जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो है कपड़े को आगे मूव करने में हेल्प करता है, तो इसको बोलते हैं फीड डॉग। थ्रोट प्लेट जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, स्मूथ सी, उसको बोलते हैं थ्रोट प्लेट। प्रेशर फुट एक लीवर जैसा होता है, उसको उठाते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, फिर उसको डाउन कर देते हैं तो प्रेशर लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रेशर फुट।
स्टॉप मोशन स्क्रू, जो व्हील है जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं सेविंग मशीन, तो वहाँ पे एक स्टॉप करने के लिए एक इक्विपमेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू। तो जो इक्विपमेंट मशीन में कपड़े को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फीड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी रीज़न फॉर पारबॉइलिंग इज़, पारबॉइलिंग का प्राइमरी रीज़न क्या है, और पारबॉइलिंग स्पेशली राइस में होता है, तो इसका प्राइमरी रीज़न क्या है। पारबॉइलिंग का जो मेन रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है, वो है कंजर्व न्यूट्रिएंट्स। जो जैसे राइस है, ठीक है, राइस के ऊपर जो ब्रान है या पैडी है, जो ब्रान से कवर है, उस ब्रान और राइस के बीच में एक लेयर होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट जब राइस की मिलिंग होती है तो ब्रान के साथ ये लेयर भी रिमूव हो जाती है। तो ये जब ये लेयर रिमूव हो जाती है तो उसके साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने के लिए पारबॉइलिंग करते हैं। पारबॉइलिंग मीन्स पानी में राइस को भिगो के रखना। जब पानी में राइस को भिगो के रखते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये राइस में मूव कर जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट जो है राइस में मूव कर जाते हैं, और ये जो ब्रान के साथ जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है वो कम होता है। तो पारबॉइलिंग का जो मेन एंड प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि न्यूट्रिएंट को कंजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग कुक्ड फूड वार्म इन द कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो कुक्ड फूड, जो खाना पक चुका है, उसको गर्म रखने में हेल्प करता है। तो जैसे कैफेटेरिया हो गए, हॉस्टल्स हो गए, वहाँ पे एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर खाना रखा रहता है, जो उनको खाने को गर्म रखने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं बैन मारी। देखो कुछ आपने जो बेकरी वाली शॉप्स देखी होगी, वहाँ पे जो पेटीज़ रखी हुई होती है ना, उनको फ्रेश रखने के लिए बॉक्स जैसा होता है, उसमें लाइट जलती रहती है। तो सिमिलर ऐसा ही बॉक्स होता है ब्रांड मारी में, वो भी एक ऐसा ही बॉक्स टाइप होता है बड़ा सा, उसमें हीटर जैसे लगे होते हैं जो खाने को गर्म रखने में हेल्प रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रांड मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेच फाइबर। इनमें से कौन सा स्ट्रेच फाइबर नहीं है। स्ट्रेच मीन्स इलास्टिक फाइबर, जो इलास्टिक जो खींचते हैं, इसमें से कोई कौन सा फाइबर है जो इलास्टिक फाइबर या स्ट्रेच फाइबर नहीं है। देखो यहाँ पे नॉट लिखा है ना, तो ये नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इनमें से कौन सा फाइबर है जो स्ट्रेच फाइबर नहीं है। नियोप्रीन, स्पैंडेक्स एंड इलास्टीन, ये तीनों फाइबर जो हैं ये स्ट्रेच फाइबर हैं, मीन्स ये इलास्टिक फाइबर हैं, में ये इलास्टिसिटी होती है, ये खींचने पे बढ़ते हैं। बट जो विस्कस है, विस्कस फाइबर जो है ये स्ट्रेच फाइबर नहीं होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है विस्कस। विस्कस फाइबर स्ट्रेच फाइबर नहीं होता है। बाकी तीन जो बचे, नियोप्रीन, स्पैंडेक्स एंड इलास्टीन, ये स्ट्रेच फाइबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गैस दैट इज़ फाउंड इन द कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज के कंप्रेसर में या रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है। तो जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में जो गैस पाई जाती है वो होती है फ्रेऑन 12। ये फ्रेऑन 12 गैस जो है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ या फिर 12 मंथ नोन एज, जो बर्थ से 8 महीने या 12 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इन्फेंसी। जो 1 to 3 ईयर तक का टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं टॉडलर। टीन्स, ये जो 10+ हो जाते हैं उनको बोलते हैं टीन्स। ये पियर्स, जो फ्रेंड्स सर्कल होता है, जो फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पियर। तो जो 8 से लेके 12 मंथ तक का टाइम होता है, उस मीन्स बर्थ टू 8 मंथ या 12 मंथ तक की जो एज होती है उसको बोलते हैं इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टारगेट ग्रुप फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM। तो नेशनल लिटरेसी मिशन का जो मेन टारगेट ग्रुप था वो था 15 से 35 ईयर, तो 15 to 35 ईयर तक के जो पीपल थे, इनको एजुकेट करना, मीन्स इनको लिटरेट करना, जिससे वो उनके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सिंपल अर्थमेटिक प्रोसेसेस हैं, प्लस करना, माइनस करना, ये चीज़ें, और जो डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं, इतना उनको लिटरेट करना कि जो उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको ईजिली वो फॉलो कर सके। तो उसमें 15 से 35 साल तक की पॉपुलेशन आ रही थी, पर पीपल्स आ रहे थे जिनको लिटरेट करना था। तो ये नेशनल लिटरेसी मिशन का मेन टारगेट ग्रुप था 15 से 35 ईयर तक के जो पीपल्स थे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
is an intense educational activity for motivating and mobilizing a community to action. कम्युनिटी है या उसको कम्युनिटी कोई कम्युनिटी है या सोसाइटी है, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्शन के लिए, कुछ अगर कुछ सोशल नॉर्म्स हैं वो अगर उनको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ उनके जो राइट्स हैं उनके राइट्स को कोई डिस्टर्ब कर रहा है कुछ ऐसा, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो होता है कैंपेनिंग। और कैंपेनिंग मेनली जो है यूज़ किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो सोसाइटी में या कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना या जो भी उनको मोटिवेट करना कुछ एक्शन लेने के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कैंपेन करना, रैली निकालना। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे हम आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और फिर नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोलोकियम एंड सिंपोजियम ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेयर सर्टेन स्कोर रैंक्स रिलेटिव टू ऑल अदर्स। यहाँ पे देखो सर्टेन स्कोर या रैंक जो रिलेटिव होती हैं टू ऑल अदर्स, लाइक कोई डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सब डेटा फील्ड है ये, तो एक डेटा दूसरे डेटा से रिलेटेड है। जहाँ पे सभी डेटा जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव मीन्स जहाँ एक दूसरे से जो रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं कम्युलेटिव। और डेटा है तो फ्रिक्वेंसी, डेटा को फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं क्योंकि डेटा जो है फ्रिक्वेंसीज में दिया होता है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है वहाँ पे जब डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पे जब जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है, Which of the two nutrients are responsible for green ring formation in the boiled egg? जब एग बॉयल करते हैं या जो बॉइल्ड एग होता है जब उसको देखो तो उसमें कभी कभी ग्रीन एक ऐसा हल्का हरा सा रिंग, बहुत हल्का हरा एक रिंग गोले जैसा बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये ग्रीन रिंग है जो एग में, वो कैसे आता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन रिंग फॉर्मेशन के लिए वो होते हैं आयरन एंड सल्फर। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एग में जो ग्रीन रिंग फॉर्मेशन के लिए जो अरे में जो हरे कलर की रिंग जैसी बन जाती है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल इन टेक्सटाइल डिज़ाइन का प्रिंसिपल, इनमें से टेक्सटाइल जो है टेक्सटाइल के प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रपोर्शन, बैलेंस, लाइट, हार्मनी, रिदम। प्रपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी एंड रिदम ये प्रिंसिपल हैं और लाइट जो है ये एलिमेंट है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, और यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल बच गया है वो है एम्फेसिस। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं टेक्सटाइल के और लाइट जो है ये है एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ आर्ट। तो प्रपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी, रिदम एंड एम्फेसिस ये प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंथ्रोपोमेट्रिक इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल डायमेंशन विच आर। एंथ्रोपोमेट्री एक मेजरमेंट है, बॉडी मेजरमेंट्स। तो एंथ्रोपोमेट्री में क्या क्या डायमेंशंस आते हैं? वेट, बॉडी पोजीशन, हाइट, वेस्ट सर्कमफरेंस एंड बॉडी पोस्चर। एंथ्रोपोमेट्रिक में जो मेजरमेंट्स आते हैं वो हैं वेट, हाइट एंड वेस्ट सर्कमफरेंस। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स जो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं, जैसे वेट है मेज़र कर सकते हैं, हाइट है मेज़र किया जा सकता है एंड वेस्ट सर्कमफरेंसेस को मेज़र किया जा सकता है। तो जो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं वो आती हैं एंथ्रोपोमेट्रिक में। मीन्स बॉडी मेजरमेंट्स, जो बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं, जो बॉडी मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं वो आते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में, एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशंस। तो ये वेट, हाइट एंड वेस्ट सर्कमफरेंस ये आते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन मीन्स। जब कम्युनिकेशन कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर तक तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिबिलिटी मीन्स जो मैसेज है वो क्रेडिबल होना चाहिए, मीन्स ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कि अगर सेंडर
मैं कुछ अगर बोल रही हूँ तो ये ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका आंसर बता रही हूँ, तो वो जो आंसर है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मीन्स ठीक है, जिसका कोई मीनिंग हो। तो ये क्रेडिबिलिटी का मीनिंग होता है ट्रस्ट वर्दीनेस, जिसपे जो रिसीवर है वो उसको आराम से मतलब इजीली उस पर बिलीव कर सके कि हाँ जो ये मीनिंग है वो सही है, करेक्ट है। तो ऐसा मैसेज होना चाहिए। मैसेज में क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस, जो ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग में, जो टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग है उसका करेक्ट सीक्वेंस देना है। तो ऑप्शंस हैं साइंजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, डिसाइंजिंग एंड मर्सराइजेशन। यहाँ से देखो, अगर आपको पता है कोई मर्सराइजेशन जो है ये फिनिशिंग प्रोसेस होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो लास्ट स्टेप क्या है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का, फिनिशिंग। तो फिनिशिंग ये मर्सराइजेशन है जो 5 लास्ट में आएगा। तो यहाँ से मीन्स एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके या फिर सीक्वेंस मेथड यूज़ करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिनिशिंग है ये लास्ट में आता है, तो ये 2 ही ऑप्शन है जिनमें मर्सराइजेशन लास्ट में आ रहा है। फिर यहाँ पे है ब्लीचिंग, यहाँ पे है साइंजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखो फिर आता है साइंजिंग। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है साइंजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, यहाँ पे ये 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 है, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। उसके बाद पहला आता है साइंजिंग। साइंजिंग मीन्स जो फाइबर्स हैं, फाइबर से फैब्रिक बनाया। जब फैब्रिक बना लिया तो कहीं कहीं पे कुछ छोटे छोटे फाइबर्स निकले रहते हैं, उनको फिनिश करना, उसको बोलते हैं साइंजिंग, ठीक है। तो फिर आएगा सबसे पहले साइंजिंग, तो साइंजिंग वाले सिर्फ 2 हैं। साइंजिंग के बाद आएगा डिसाइजिंग, क्योंकि जब डिसाइजिंग मीन्स जो एक्स्ट्रा स्टार्च है फाइबर्स में उसको रिमूव करना। और वीविंग प्रोसेस के पहले या वीविंग हो रही है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है फाइबर से फैब्रिक बनाने में, तो जो फाइबर में जो स्टार्च लगा होता है उसको सारा स्टार्च रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि जब सारा स्टार्च अगर रिमूव कर देंगे तो फाइबर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसीलिए कुछ अमाउंट में स्टार्च उसमें लगा रहने देते हैं, जिससे वो वीविंग जो प्रोसेस करते हैं उसमें हेल्प करता है और फाइबर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी रहती है। तो पहले आएगा साइंजिंग, फिर आएगा डिसाइजिंग। यहाँ से उसके बाद स्टार्च रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, स्काउरिंग से क्लीन करेंगे पूरा फैब्रिक। तो जब स्काउरिंग हो गई उसके बाद करेंगे ब्लीचिंग, जो फैब्रिक को बिल्कुल एक इवन कलर देने के लिए करते हैं ब्लीचिंग के बाद हो जाएगा मर्सराइजेशन। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, साइंजिंग, डिसाइजिंग, देन स्काउरिंग के बाद ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजेशन, ये करेक्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक ऑन बर्निंग फैब्रिक स्टार्ट सिंकेज एंड लेफ्ट हार्ड बॉल लाइक रेसिड्यू। इनमें से कौन सा फैब्रिक है जिसको जलाने पे वो फैब्रिक श्रिंक करता है और उसका जो रेसिड्यू बचता है, जो राख बचती है, वो एक गोल हार्ड बॉल के टाइप में बन जाती है। तो ये फैब्रिक होता है सिल्क। जब सिल्क को जलाते हैं तो ये सिकुड़ के गोल बॉल जैसा बन जाता है और जो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि कॉटन हो गया, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज देखो मीन्स पेपर, तो ये इजीली जल जाते हैं, श्रिंक नहीं करते, और इसमें जो रेसिड्यू बचता है या जो राख बचती है वो हार्ड नहीं होती है। जो सिल्क होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सिल्क प्रोटीन से बना होता है, हेयर्स होते हैं। जब हेयर को जलाते हैं तो सिंपल सा कभी देखना ट्राई करके आप, जब हेयर को जलाते हैं तो वो श्रिंक करके गोल बॉल जैसा बन जाता है, जो कि हार्ड ब्रिटल टाइप बॉल होती है। तो जब फैब्रिक जलाने पे श्रिंक कर जाता है और एक हार्ड बॉल रेसिड्यू छोड़ता है, वो होता है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट स्टेम फाइबर। इसमें से कौन सा फाइबर जो है वो स्टेम फाइबर नहीं है। लिनन, जूट, हेम्प, ये तीनों स्टेम फाइबर हैं। कॉटन जो है ये कॉटन स्टेम फाइबर नहीं है। कॉटन तो जो है वो जो कॉटन स्टेम तो है नहीं, ये कॉटन पॉड है, कॉटन सीड है, वहाँ से निकलता है। ये लिनन, जूट, हेम्प, ये तीनों स्टेम फाइबर हैं, कॉटन स्टेम फाइबर नहीं है। कॉटन जो है वो सीड फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है।
पैड स्टीम रेंज, ये डाइंग मेथड है, तो डाइंग ठीक है, ए में आएगा 2। देन आता है क्रिम्प टेस्टर। क्रिम्प्स जो ऐसे ऐसे क्रिम्प्स होते हैं जो वीविंग करने में हेल्प हो, जो सबसे ज़्यादा जो क्रिम्प्स हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब वीविंग करते हैं कपड़े। तो फाइबर एंड यार्न क्रिम्प जो हम देखते हैं फाइबर और यार्न में देखते हैं। उसके बाद एयर परमेबिलिटी, फैब्रिक में हम देखते हैं ना कि एयर परमेबिलिटी है कि नहीं है। जैसे गर्मियों में अगर हम लोग गर्मियों में नॉर्मली कॉटन प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन में जो एयर परमेबिलिटी है और उसका जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन पावर है वो अच्छा होता है। तो एयर परमेबिलिटी हम देखते हैं फैब्रिक में, हेयरीनेस हम देखते हैं यार्न में। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। या ये पैड स्टीम रेंज इज डाइंग, क्रिम्प टेस्टर इन फाइबर एंड यार्न, एयर परमेबिलिटी इन फैब्रिक, हेयरीनेस इन यार्न। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि टर्मरिक में कौन सा एक्टिव कंपाउंड होता है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड ये आंसर्स हैं, तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।